फाइन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन बजट 2023 एंड 24। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बताओ जल्दी से। हाँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में खत्म हो जाता है ना। उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इस बार जो निर्मला सीतारमण जो बजट दे रही है वो बजट का डेट क्या कहलाएगा? 2023 और 24। क्योंकि अभी कौन सा मंथ चल रहा है बताओ जल्दी से? फरवरी चल रहा है ना। तो ये बजट कब से लागू होगा? हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट है। बजट हम लोग फ्यूचर के बारे में बोल रहे होते हैं। और जो सर्वे जो होता है जो हो गया है, पास्ट हो चुका है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का जो टर्मिनोलॉजी देखोगे उसमें ये अंतर होता है कि यूनियन बजट हमेशा फ्यूचर के बारे में बात हो रहा होता है और सर्वे जो चीज़ हो चुका है पास्ट ईयर में जो कि कंप्लीट होने वाला है उस ईयर के बारे में बात होगा। तो 2023 एंड 24, क्योंकि 23 पूरा बीता नहीं है, वो 1 अप्रैल से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर से और 31 मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा। तो यदि तुम लोग को बोलना होगा कि मान लो कि एक कौन सा टर्मिनोलॉजी से इसको डिनोट कर सकते हो, आई मीन 2023 और 24 बोल रहा है ना, कई बार देखते हो ना, हाँ केवल कई बार देखते हो एक ही संख्या होता है, एक ही डिजिट होता है। तो यहाँ पे यूनियन बजट हम 2023 बोलेंगे 24 बोलेंगे? 24 बोलेंगे। 24 इसलिए बोलेंगे क्योंकि 24 में खत्म हो रहा है वो चीज़ आता है कहाँ, जहाँ पे 2023 और 24 नहीं लिखा जाता है, बस फाइनेंशियल ईयर 24 लिख देगा। तो समझ जाना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं बजट एट ए ग्लांस। बजट को यदि हम पहले रूप में देखें तो कैसा दिखता है बजट हमें? रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया? रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया तुम लोग को? भारत सरकार कहाँ से कमाती है? तो भारत सरकार जो कमाई हुआ है भारत सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का ना, टैक्स वाला नॉन टैक्स वाला। कैपिटल रिसिप्ट दो टाइप का ना, लायबिलिटी वाला और दूसरा वाला रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स वाला। सही बात है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट से भारत सरकार कितना कमाई हुआ? अब देखो इसको एग्जैक्ट फिगर कभी गलती से ही मत याद करना, लूज फिगर याद करो। 26 लाख करोड़। तो रेवेन्यू रिसिप्ट भारत सरकार कितना है? 26 लाख करोड़, 26 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट भारत सरकार कितना आया तुम्हारा? 19 लाख करोड़। लिखते जाओ, ये टर्मिनोलॉजी लिखते जाओ, सिंपल टर्म है, इसको लिखो, लिखना है, समझ गए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना? 26 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट कितना तुम्हारा? 19 लाख करोड़। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हम खर्च करना चाहते हैं? 45 लाख करोड़। तो 45 लाख करोड़ का ये बजट था भारत सरकार का। ये जो बजट था कितना का था? 45 लाख करोड़। तो मेरा सवाल विद्यार्थी तुम लोग से यही रहेगा, तो बताओ तो भारत का कितना जीडीपी है अभी? बताओ तो जरा। हाँ बहुत अच्छा, 3.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है हमारा। 3.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। चलो ये तो हो गया ट्रिलियन में, है ना, वो भी डॉलर में। यदि हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितना में आएगा ये? 270 लाख करोड़। लिखो वहां पे 270 लाख करोड़, 270 लाख करोड़। और मैं नॉमिनल टर्म्स में बोल रहा हूं विद्यार्थी तुम लोग से। नॉमिनल टर्म मतलब जिसमें इन्फ्लेशन भी ऐड किया गया है। लिख लो, ये नॉमिनल जीडीपी का बात कर रहा हूं मैं तुमको कि नॉमिनल जीडीपी भारत सरकार का, भारत का कितना है टोटल? 270 लाख करोड़ है। इसको यदि हम उसमें बात कर ले, डॉलर के रूप में बात कर ले, तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा। 3.3 और 3.4 के बीच में होगा, तो 3.3 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को समझो। अब 270 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी, जीडीपी समझते हो ना, एक साल में हम कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल पे जो लगेगा उसका मॉनेटरी वैल्यू लगेगा, जो यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। बाहर का भी आदमी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। ये नहीं होता जीडीपी, हम जीएनपी का बात नहीं कर रहे, हम जीडीपी का बात कर रहे हैं। याद आया सभी चीज? अब देखो तो कितना हम 270 लाख करोड़ का जीडीपी में हम 45 लाख का हम बजट बनाए हैं। अब 45 लाख में भी देखो सोचने वाली बात है कि 45 लाख करोड़ का जो हमारा बजट है उसमें हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है भारत सरकार का जो कमाई है वो 26 लाख करोड़ का है। कैपिटल रिसिप्ट में यू विल वेरी सरप्राइज टू नो डैट कि भले ही हमारा 19 लाख करोड़ का हुआ है, मगर उसमें से बाबू, उसमें से जो आपका बोरोइंग है वो आपका 18 लाख करोड़ का है। बात समझे? 19 लाख करोड़ का कैपिटल रिसिप्ट में 18 लाख तो आपका कैपिटल, आपका मार्केट बोरोइंग है। या समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? और ये देखो वही लिखा गया था, यही और कुछ नहीं, यही तो आपका फिस्कल डिफिसिट है कि मार्केट से आप कितना बोरो कर रहे हो। देखो मार्केट से कितना बोरो कर रहे हो? 18 लाख करोड़। फिगर में दिया गया है ना 17.86 जो भी है, तो वो 18 लाख करोड़ है। तो 18 लाख करोड़ का मतलब क्या? फिस्कल डिफिसिट, जो मार्केट से हम बोरो किए हैं, जो सरकार लाइबल है। यदि भारत सरकार यदि मार्केट से बोरो करती है उसको कौन सा बोरोइंग कहते हैं? कौन सा बोरोइंग कहते हैं? कौन सा बोरो हुआ था भारत सरकार यदि मार्केट से बोरो करे तो बताए थे ना, कैपिटल। हाँ कैपिटल का ही वो चीज हिस्सा है ना। हाँ कैपिटल रिसिप्ट का है कि नहीं है? लाइबिलिटी, क्रिएट लाइबिलिटी वाला पार्ट है वो, जहाँ पे पब्लिक से बोरो करता है। तो पब्लिक से बोरो करने के बाद मार्केट से बोरो करना है, वो बात समझ में आ रहा है ना। तो 18 लाख करोड़ स्टूडेंट, 18 लाख करोड़ क्या है हमारा फिस्कल डिफिसिट है। इतना हम कर्ज लिए हैं, कहाँ से? मार्केट से। कैसे कर्ज लिए होंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जारी करके, ट्रेजरी बिल को जारी करके, या अदर लाइबिलिटी भी हो सकता है। तो टोटल यदि हम जीडीपी का लगा दें तो कितना होगा? 5.9 यानी कि 5.9% ऑफ द जीडीपी। तो फिस्कल डिफिसिट इस बार कितना है? 5.9%। पिछले ईयर्स में कितना था? 6.4%। लिखते जाना है। पिछले साल कितना फिस्कल डिफिसिट था? 6.4%। और इस बार कितना है? 5.9%। देखो यहाँ पे हर विद्यार्थी को तकलीफ होगा इस बात का कि 5.9% एट व्हाट, ये कैसे निकाला जाता है? टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो कोई चीज को। इसके लिए बहुत लंबा क्लास लिए थे पिछले बार बोर्ड पे, बताए थे ना? हाँ बताए थे। अब देखो अब मतलब पढ़ाने के चक्कर में ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक चीज़ बहुत रहस्यमय चीज़ हम जाने हैं इसमें, कल हम सर्च कर रहे थे तो तुमको पता है कि ये जो 5.9% जो जीडीपी है ना, वो एक्चुअल में जो फ्यूचर जीडीपी जो होने वाला है उसके आधार पे हो रहा होता है। तो अभी देखो, अभी हमारा इस बार कितना प्रोजेक्ट किया गया है कि 7% से हम ग्रोथ करेंगे, यही है ना डॉक्यूमेंट्स में, 7% से ग्रोथ करेंगे। ये हमारा रियल जीडीपी है।
नॉमिनल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी कितना है तुम्हारा? नॉमिनल जीडीपी 10.5% है। रियल जीडीपी हमेशा कम रहेगा। रियल जीडीपी कितना परसेंट से ग्रोथ करने वाला है? 7% से। और नॉमिनल जीडीपी क्या है? 10.5% से। तो अब देखो विद्यार्थी कि 270 लाख का हमारा जीडीपी है, 270 लाख का हमारा क्या है? जीडीपी है। उसमें हम 10% ऐड कर दे तो 300 लाख करोड़, लगभग 300, 10.5% कर रहा है, 10 लूजली कर रहा है। तो 270 में 10% ऐड करोगे, 30 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो अब ये समझना होगा स्टूडेंट, 18 लाख करोड़ हम मार्केट से बोरो किए। बढ़िया, वहां पे लिखना चाहिए तुम लोग को 18 लाख करोड़ मार्केट से बोरोइंग। 18 डिवाइडेड बाई 300, 18 डिवाइड लिखो तो बच्चा लोग 18 डिवाइडेड बाई 300 लाख करोड़ है वो, ठीक है ना। और उसको तुम करोगे तो तुमको पता चलेगा वो और कोई कुछ नहीं, तुम्हारा क्या है? 5.9% ऑफ जीडीपी है। होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या बोले हैं। आया समझ में कि ये 5.9% ऑफ जीडीपी हुआ कैसे? ये फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए होता है कि फ्यूचर में हमारा ये फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में हमारा जीडीपी कितना का बनने वाला है नॉमिनल टर्म्स में? 300 लाख करोड़ का, 300 लाख करोड़ का, 300 लाख करोड़ का हम जीडीपी बन जाएंगे। कैसे? रियल ग्रोथ हमारा 7% का हमने फोकस किया है और नॉमिनल ग्रोथ हमारा कितना होगा? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना होगा? 10.5% का होगा। तो उस आधार पे 270 में यदि 10% से करेंगे तो 300 लाख करोड़ होगा। 300 लाख करोड़ नीचे रख दिए, डिनोमिनेटर में रख दिए। ऊपर में हम कितना कर्जा लिए हैं इस बार मार्केट से? 18 लाख करोड़। जब इसको हम जीडीपी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कितना है? 5.9 यानी क्लोज टू 6% ऑफ जीडीपी। बात समझ में आया ना? अब रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है कि पैसा जो कम पड़ रहा है हमारे पास, रेवेन्यू मतलब कम पड़ रहा है, मतलब जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, उसमें कितना जाएगा? डिफिसिट मतलब क्या है? देखो, रेवेन्यू डिफिसिट मतलब कुछ नहीं है। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल बात है। अब देखो, खर्च कमाने का तरीका में रेवेन्यू था ना, और खर्च करने का तरीका में भी रेवेन्यू था। याद करो, वो टर्मिनोलॉजी भी जस्ट बताए होंगे क्लास में कि जब हम कोई चीज़ को अर्जित करते तो रेवेन्यू रिसिप्ट था कि नहीं था, और जब खर्च करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था। तो हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसिप्ट, इसलिए तो हम डिफिसिट में है। डिफिसिट में आदमी कब जाता है? जब उसके पास कर्ज हो, उसके पास पर्याप्त ना हो। तो पर्याप्त इसलिए नहीं है विद्यार्थी क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी हमारे पास आया उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो रहा है। तो इसलिए रेवेन्यू डिफिसिट कितना हुआ हमारा? रेवेन्यू डिफिसिट तुम्हारा लगभग 9 लाख करोड़ का है, समझे? 9 लाख करोड़ का लिखते चलो। और यदि हम जीडीपी का करेंगे कैलकुलेट तो ये लगभग 2.9% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी कौन सा जीडीपी? 300 लाख करोड़ का फ्यूचर जीडीपी को देखते हुए किया आता है। बात समझ में? एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा, तुम लोग लिखते रहो बैठ के। तीसरा देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत सरकार क्या कर रही है? पैसा दे रही है ना, रेवेन्यू में डे टू डे ऑपरेशन सब में बहुत सारा चीज। अब बताया ना भारत सरकार कहाँ कहाँ पैसा देती है? रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर कहाँ करती है और कहाँ से कमाती है। अब बढ़िया समझना, यदि भारत सरकार किसी स्टेट को पैसा दे रही है, लोन दे रही है, भारत सरकार लोन नहीं, स्टेट को वो ग्रांट्स दे रही है, ग्रांट्स, स्टेट को एड और ग्रांट्स दे रही है। बट वो एड और ग्रांट कैसे मिल रहा है? वो इस हिसाब से मिल रहा है कि स्टेट उसको क्या करेगा? कैपिटल एसेट्स क्रिएट करेगा उससे। वो अपने कर्मचारी को नहीं देगा, वो क्या करेगा? उस पैसा से कैपिटल एसेट क्या करेगा? खर्च करेगा, बनाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में ये तुम घटा दो वो रेवेन्यू जो स्टेट को मिलता है सरकार की तरफ से एसेट क्रिएट करने के लिए, तो घटाने के बाद क्या आता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। और ये रंगराजन कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि जो सेंटर के द्वारा जो स्टेट को जो ग्रांट्स मिल रहे हैं कैपिटल क्रिएट करने के लिए, उसको आप घटाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप कैपिटल ही क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप स्टेट में कर रहे हो, सेंटर में कर रहे हो, तो कैपिटल ही कर रहे हो। जब घटा देंगे हम, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में माइनस कर देंगे जो भारत सरकार के द्वारा स्टेट को ग्रांट जा रहा है कैपिटल एसेट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कहेंगे। बहुत समझ में आ गया होगा तुम लोग को। और इसका यदि हम करें तो देखो, अब रेवेन्यू डिफिसिट तो बहुत बड़ा दिखा फिगर हमें विद्यार्थी, देख रहे हो ना कितना बड़ा फिगर हमको दिखा। हमको फिगर दिखा 9 लाख करोड़ का, बट जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखे तो हमको ज्यादा नहीं दिखा, हमको 5 लाख करोड़ का दिखा। तो 5 लाख करोड़ का दिखा, यानी कि 4 लाख करोड़ भारत सरकार ने स्टेट को दिया है कैपिटल क्रिएट करने का। यहां से हम ये समझते हैं, बात समझे ना? अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने तुम लोग को एट द बिगिनिंग ही कहा इस बात को कि क्रिटिसिज्म क्या है। देखो रेवेन्यू कहाँ खर्च हो सकता है, बढ़िया समझना। रेवेन्यू जहाँ पे भारत सरकार खर्च करना चाहेगी, तो एक तो सैलरी दे दो कर्मचारी को, पेंशन दे दो, या सोशल सेक्टर स्कीम दे दो, सोशल सेक्टर स्कीम, सोशल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सब चीज़ है ना। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि हम स्टेट को ग्रांट दे रहे हैं। स्टेट को ग्रांट देना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको ग्रांट देना। बट स्टेट को ग्रांट बहुत तरीके से दिया जा सकता है। एक ग्रांट दे रहे हैं ताकि वो कैपिटल एसेट क्रिएट करे, तो उसके लिए तो हमने घटा दिया, और घटा के हम बोले कि इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है। अब देखो इफेक्टिव रेवेन्यू रिसिप्ट तो बहुत कम है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहीं पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होगा बजट का कि आप चलो ठीक है। और एफआरबीएम जो बोले कि 2003 के आसपास जो आया था, उसके आधार पर यही था कि हमें रेवेन्यू डिफिसिट को, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा 2.9% ऑफ जीडीपी, उसको घटा के जीरो करना है। उसमें ये बोला गया था जीरो करना है। जीरो करने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी? जीरो करने का मतलब ये हुआ कि जो भी पैसा आ रहा है वो सब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? या तो रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और कैपिटल बेटर है क्योंकि हम 1 रुपया लगाएंगे तो 3 रुपया का हमको फायदा होगा कैपिटल में, इसमें लगाएंगे तो फायदा होने वाला नहीं है। तो जो तुमको दिख रहा है ये 9 लाख करोड़ का, ठीक है ना, और टोटल हमारा कितना है? लगभग 18 लाख करोड़ का जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है। तो रेवेन्यू डिफिसिट हमारा इतना चला गया, और जो 10 लाख करोड़ है वो हमारा कैपिटल में चला गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे 18 प्लस 10 प्लस 8 तुम्हारा 18 लाख करोड़ हुआ है। बात समझ गए ना? क्योंकि कुछ हिस्सा रेवेन्यू डिफिसिट का, कुछ हिस्सा कैपिटल में गया है क्रिएट होने के लिए, ये भी समझना होगा तुमको। होप तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्रिटिसिज्म में बात करते हैं। क्रिटिसिज्म, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है स्टूडेंट कि इस बार का बजट में जो सोशल सेक्टर स्कीम्स थे जो एमजी नरेगा के ऊपर दिया था, उसमें पैसा बहुत रिड्यूस कर दिया गया।
तो चलो एक तरफ तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो अटेंशन जिसको मिलना चाहिए था, क्योंकि भारत सोशलिस्ट कंट्री है, जब भारत सोशलिस्ट कंट्री है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं घटा सकते, इधर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। समझ गए क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? ये देखो लास्ट देखो, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या है? प्राइमरी डिफिसिट का मतलब है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो भारत सरकार ने इससे पहले भी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ था तो वहां पे फिस्कल डिफिसिट लिया होगा ना। इससे पहले फिस्कल डिफिसिट जस्ट बताया ना 6.4% था, ऊपर लिखाए होंगे 2022 और 23 में 6.4% था हमारा रिवाइज एस्टिमेट करके। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट होता है ना, एक बजट एस्टिमेट होता है, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है। अब यहाँ पे तो फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट। क्या होता है इंटरेस्ट पेमेंट? यानी कि पिछले साल जो हम फिस्कल डिफिसिट लिए थे, मार्केट से जो उठाए थे पैसा, उसके ऊपर अभी भी हमको इंटरेस्ट देना होगा। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी देना होगा। जो इंटरेस्ट हमको पिछले बार देना था उसको हम घटा दिए फिस्कल डिफिसिट से। बात समझ में आ रहा है ना? इस बार का फिस्कल डिफिसिट कितना है विद्यार्थी? 18 लाख करोड़ का है। ठीक है, 18 लाख करोड़ का है। पिछले साल जो पैसा लिए होंगे ना फिस्कल डिफिसिट, पिछले साल भी लिए थे, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो हम घटा दिए। वो घटाने के बाद ही हमारा प्राइमरी डिफिसिट आया है। और प्राइमरी डिफिसिट कितना है? 2.3% ऑफ द जीडीपी, यानी कि 7 लाख करोड़ का। बात समझे? 7 लाख करोड़ का हमारा क्या प्राइमरी डिफिसिट, जहाँ पे हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिए। कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट घटा दिया? जो पिछले बार जो बोरो किए थे उसके ऊपर घटा दिए। अब तो समझ में आ गया होगा। तो समझो इस बजट को फिर से मैं समझाता हूँ, इस पहला वाला चीज को, कि बजट एट ए ग्लांस। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास 26 लाख करोड़ का आया स्टूडेंट, और कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास 19 लाख करोड़ का आया। जो कैपिटल रिसिप्ट जो 19 लाख करोड़ का आया है, उसमें जो हम बोरोइंग किए हैं, जो लाइबिलिटी है वो कितना है? 18 लाख करोड़ का है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? 45 लाख करोड़, और ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और हम कितना बोरो किए हैं? देखो बोरो किए थे कि 18 लाख करोड़ का किए हैं। तो जीडीपी जो फ्यूचर में जो जीडीपी होने वाला है उससे कितना परसेंटेज हम बोरो किए हैं? तो 5.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट कितना है हमारा? 2.9% ऑफ जीडीपी, यानी कि लगभग 9 लाख करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट जानते हो ना, जो हम रेवेन्यू के लिए खर्च किए, उसमें कितना कर्जा में चले गए थे, तो मार्केट बोरोइंग का ही बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट मतलब रेवेन्यू डिफिसिट में हम वो रकम घटा देते हैं जो कि सेंटर के द्वारा स्टेट को दिया गया है कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। तो वो कितना हो गया तुम्हारा? 5 लाख करोड़ का, जो कि 1.7% ऑफ द फ्यूचर जीडीपी होगा, फोरकास्टेड जीडीपी होगा। प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर्स बोरोइंग। यानी पिछले साल भारत सरकार ने जो मार्केट से पब्लिक से लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना था उसको घटा दिए। घटा कितना हुआ तुम्हारा? 7 लाख करोड़, दैट इज योर 2.3% ऑफ द जीडीपी। समझ में आ गया ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कहां कहां से पैसा आया है भारत सरकार को। अभी जस्ट तुम लोग देखे थे उसमें मॉडल में, देखो तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी जस्ट बोले ना कि टैक्स रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट का 2 हिस्सा, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से आया? डायरेक्ट टैक्स कितना आता है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ रहा है? देखो डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, देखो कॉर्पोरेशन टैक्स लगभग 9 लाख करोड़। फिगर देखते रहना, मैं लगभग बात कर रहा हूं। तो डायरेक्ट टैक्स लगभग 9 लाख करोड़, और पर्सनल इनकम जिसको टैक्स ऑन इनकम कहते हैं, पर्सनल इनकम, वो भी 9 लाख करोड़ का। मगर हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है, दिख रहा है तुम लोग को, क्योंकि 922 है, मैं लूजली बोल रहा हूँ 9 लाख करोड़, मगर कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है। ये अच्छा बात है कि खराब बात है, बताओ तो? कॉर्पोरेशन टैक्स, हाँ चलो ठीक है, हाँ अच्छा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोलते हैं, तब सवाल पूछेगा तुम लोग से। इंडायरेक्ट टैक्स देखो, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी कितना है? लगभग 3 लाख करोड़। चलो कम है तो इसलिए लूजली इसको 3 लाख करोड़ लेते हैं। जीएसटी से भारत सरकार कितना मिला तुम्हारा? 9.5 या 9 लाख करोड़। चलो समझ गए, जीएसटी से 9 लाख करोड़ मिला। कस्टम्स ड्यूटी 2 लाख करोड़। ठीक है, मैं लूजली बोल रहा हूँ, बाद में हमको ये मत बोलना कि ये क्या हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट या तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। इसमें देखो सबसे ज्यादा भारत सरकार को कमाई कहाँ से हुआ? जीएसटी से ना, दिख रहा है 9, यदि हम फिगर एक्यूरेटली बोले तो 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ जीएसटी से कमाई होती है। इसलिए जो भारत सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट होगा वो जीएसटी होगा। बात समझा? इस तरह क्रम बनाते चलो, समझ में आ गया सिटो? वो होगा जीएसटी होगा। उसके बाद देखो कॉर्पोरेशन टैक्स विद्यार्थी, ठीक है, सेकंड कॉर्पोरेशन टैक्स है, एंड थर्ड तुम्हारा पर्सनल टैक्स, दैट इज 9 लाख करोड़। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगता है? जो जीएसटी आर्किटेक्चर के अंदर नहीं है। ऐसे तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस ड्यूटी, सर्विस टैक्स ड्यूटी, ये सब चीज तुम्हारे जीएसटी के अंदर आ जाता है। मगर बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो है जो जीएसटी आर्किटेक्चर के अंदर नहीं आता है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा भारत सरकार का। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो कितना टैक्स है हमारा? 3 लाख करोड़ का है। बात समझे ना? कस्टम ड्यूटी, जो बाहर से सामान इंपोर्ट करवाया जा रहा है, उसके ऊपर भारत सरकार कितना ड्यूटी लगा और कितना कमाई हो रहा है? 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ का लगभग। अब देखो इसमें सीखने वाला चीज क्या है या समझने वाला चीज क्या है? इसमें स्टूडेंट समझने वाला चीज ये है कि जीएसटी का जो स्लैब होगा, जीएसटी का अपना स्लैब होता है ना कि 10% लगेगा, 12% लगेगा, 17% लगेगा, ऐसे होता है। उस पर भारत सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकती है कि जीएसटी में कोई भी ट्विक चाहिए आपको, ट्विक मतलब कोई भी चेंजेस चाहिए आपको, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल ही करेगा। और जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसमें भारत सरकार का दखल अंदाजी नहीं हो सकता है जीएसटी के स्लैब में, क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल ही बैठेगा, वही तय करेगा। मगर यूनियन एक्साइज ड्यूटी में और कस्टम ड्यूटी में तो भारत सरकार अपना कर सकती है, चेंज कर सकती है और वहां से कमाई बटोर सकती है। भारत सरकार बोलती है कि पेट्रोल पे इतना हम आपको राहत देंगे, जीएसटी में राहत भारत सरकार नहीं दे सकती, उसके लिए जीएसटी काउंसिल बैठना होगा। बात समझ में आया? ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जीएसटी सेक्रोसेंट होगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवांटेज होगा बढ़ाने का। और उतना ही नहीं, जो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अलग से, वो भी तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आता है स्टूडेंट।
ठीक है, कितना लगा यूनियन टेरिटरीज के ऊपर, तो 8 लाख करोड़ का। तो सबको विद्यार्थी जोड़ दोगे तुम लोग तो टोटल टैक्स कलेक्शन कितना होगा, ग्रॉस मतलब टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना है भारत सरकार के पास, तो 33 लाख करोड़ या फिर 34 लाख करोड़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत सरकार कितना टैक्स कमाई है, कैसे कैसे कमाई है, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, या फिर यूनियन टेरिटरीज के ऊपर टैक्स लगा के। और उसमें सबसे पहला जो रहेगा कंपोनेंट वो जीएसटी होगा, उसका कॉर्पोरेशन होगा, वेरी गुड, उसके बाद पर्सनल टैक्स होंगे, ठीक है ना। तो टोटल कमाई कितना हुआ, 33 लाख करोड़ या फिर 33-34 लाख करोड़, सिंपल बोल 33-34 लाख करोड़ का कमाई हुआ भारत सरकार का, टैक्स रेवेन्यू हुआ। अब देखो फाइनेंस कमीशन 15 तो फाइनेंस कमीशन है ना स्टूडेंट, वो क्या बोलती है भारत सरकार को कि 41% आपको स्टेट को देना होगा, यही ना है नियम, 41% है ना, याद है आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% आपका जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ है वो देना होगा। हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार बहुत चतुर है, लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि सेस और सरचार्ज को बढ़ाते चला जा रहा है ताकि वो चीज़ पूरा कंपोनेंट उसको नहीं दे पाए। समझ में आ रहा है ना सभी चीज़, एटीएल्स को भी जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि 40 इसमें स्टेट का शेयर कितना हो जाएगा, यानी कि 33 लाख करोड़ 33-34 लाख करोड़ में स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख करोड़ का। बात समझे, 10 लाख करोड़ स्टेट में चला जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार के पास कितना बचा विद्यार्थी, तो भारत सरकार के पास 23 लाख करोड़ बचा है। तो ऊपर जाओ विद्यार्थी, वही तो हम बोल रहे थे कि कैसे, हाँ 23 लाख करोड़ आया ना, 23 लाख करोड़। ये क्या हुआ, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आया टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में कैसे आया 23 लाख करोड़। और कितना स्टेट को देना पड़ा, स्टेट को कितना देना पड़ा, 10 लाख करोड़ देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से, क्योंकि 41% उधर भी जाएगा। आगे देखो, तो ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट तो हो ही गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में देखो भारत सरकार को कहाँ से पैसा मिले, इंटरेस्ट पेमेंट से, इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रही है। जो पहले उसने लोन दिया था, लोन किसी को भी दे सकता है, स्टेट को लोन दिया था, तो वहाँ जो कमाई हुआ तो वो तुम्हारा कितना हुआ, 24,000 यानी कि 25,000 करोड़ इंटरेस्ट रिसिप्ट है भारत सरकार का। डिविडेंड एंड प्रॉफिट जानते हो ना, पीएसयूस और आरबीआई का जो सरप्लस है, तो उसका कितना हुआ, 91,000 करोड़। समझ गए ना, ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल ग्रांट्स जो बाहर से मिला है, ग्रांट के रूप में भी जानते हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट था। समझ में आ रहा है, देखो कितना मिला, 2,000 करोड़ मिला। और भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, जैसे कि मैंने बहुत सारा तुमको फिगर में बताया है कि और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारा चीज़ था ना जी। और जैसे देखो इसमें मुझे याद करने दो, इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। इसका कितना हो गया तुम्हारा 2 लाख करोड़, इसको लूजली मान लो। हाँ मुझे याद आ गया, देखो ये अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या लिखना अच्छे से, ठीक है। अदर नॉन टैक्स में कि जैसे मान लो कि स्पेक्ट्रम आवंटित किए, एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, वहाँ से कमाई होगा ना, या यूजर फी चार्ज, जब ऑक्शंस करते हैं तो यूजर फी चार्ज लेते हैं ना, अरे ऑक्शन का बोली लगता है ना, आता है ना खरीदने के लिए, रिलायंस सब्जी वो सब खरीदने के लिए आता है ना, वही है तुम्हारा। तो कस्टम्स यूजर मतलब कस्टमर यूजर चार्ज हो गया, या ऑक्शन का जो नीलामी होगा वही तुम्हारा अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। उसको लिख लो विद्यार्थी वहाँ पे, नहीं तो हम खुद भी भूल जाएंगे। उसका देखो रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरी से कितना रिसिप्ट हुआ नॉन टैक्स वाला, तो हुआ तुम्हारा 2,000 करोड़ का। तो टोटल हम जोड़ देंगे विद्यार्थी, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो हम स्पेक्ट्रम को बेचे है ना, जो उसको यूजर फी लिए, वो सभी चीज़ और प्लस जो यूनियन टेरिटरीज आया, सबको जोड़ेंगे तो 3 लाख करोड़। समझे, 3 लाख करोड़। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आया, 23 लाख करोड़ तुम्हारा सेंटर का नेट टैक्स हो गया, प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना आया, 3 लाख हुआ। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26 लाख। ऊपर जाओ मॉडल देखो, 26 लाख था कि नहीं था, समझ गए कैसे आया 26 लाख करोड़। समझ में आ गया ना, बस मत देखो, पहला पेज देखो, 26 लाख करोड़। समझ में आया बाबू कैसे आया 26 लाख करोड़, कभी समझ में आया जैसे, वेरी गुड। आगे बढ़ो, ये आ गया, आगे देखो। तो ये तो आ गया पहला वाला मतलब क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से हुआ है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स वाला, नॉन टैक्स वाला। अब कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में देखो नॉन डेब्ट रिसिप्ट, जिसमें लोन और एडवांसेस को रिकवर किया गया था ना उसमें स्टूडेंट, क्योंकि हाँ लोन और एडवांस को रिकवर करना नॉन डेब्ट रिसिप्ट है कि नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट जानते हो ना, तो नॉन डेब्ट रिसिप्ट इसमें 23,000 करोड़ तुम्हारा हुआ है। और अदर रिसिप्ट भी दिया गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर रिसिप्ट देखो, लोन्स के ऊपर पेमेंट आया तो दूसरा वाला रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बट लोन ही रिकवर हो जाए तो वो कौन है तुम्हारा, हाँ रिकवरी ऑफ लोन्स हो जाएगा तुम्हारा, लाइबिलिटी नहीं, दूसरा वाला चीज़, यानी कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये नॉन डेब्ट रिसिप्ट हुआ, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया तुम्हारा, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा देखो, इस बार भारत सरकार ना एक टर्मिनोलॉजी से बचना चाह रही है, जो हमको पढ़ के लगा, वो डायरेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं लिख रही है। वही अदर रिसिप्ट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है, लिखो तेजस, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों भारत सरकार बचना चाह रही है, क्या इसका रीजन है। देखो याद करो तुम लोग, कोमल लोग, वो बच्चा बुधवार नहीं आया, उसको बहुत जरूरी था आज इतना जरूरी था उसका नीतीश का क्लास में। याद करो कि डिसइन्वेस्टमेंट जो लगातार 4 साल 5 साल से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो प्लान कर रही है उस हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारा बजट एस्टिमेट था उसके हिसाब से हमको रियलाइज ही नहीं हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि एयरलाइंस बेच देंगे, पीएसयू बेच देंगे, हुआ था ना, मैं उतना हम रियलाइज ही नहीं कर पाए थे पैसा को। याद है बच्चा लोग बोले थे ना, मोदी जी क्या किए, पूरा बेयर मिनिमम प्रेजेंस, याद है ना सभी चीज़। हाँ वहाँ नहीं जाएंगे, मैं समझो बात को। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, बट इस बार डिसइन्वेस्टमेंट ना बोल के क्या बोल दिया, केवल अदर रिसिप्ट, और वहाँ से बहुत कम दिया गया है कि वहाँ से केवल हम 61,000 करोड़ ही हम बटोरेंगे पैसा। समझ गए, क्योंकि वो 4 साल से अनुभव उतना बढ़िया नहीं रहा है हमारा उसका, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट यदि ज़्यादा होता तो डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब देखो ये जोड़ लो, ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे विद्यार्थी तो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, यानी कि नॉन डेब्ट रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर रिसिप्ट करोगे तो लगभग हो जाएगा ना 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब डेब्ट रिसिप्ट मतलब जो भारत सरकार अपना बॉन्ड जारी करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जारी करके, ट्रेजरी बिल को जारी करके जो पब्लिक से पैसा उठा रही है, जो पब्लिक से जो पैसा उठा रही है, वही क्या है तुम्हारा डेब्ट रिसिप्ट है, जहाँ पे लाइबिलिटी होंगे।
तो वो क्या है 18 लाख करोड़ का है, इसलिए लिखा गया ये बोरोइंग और दूसरे लाइबिलिटीज है। समझ गए स्टूडेंट? तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट को जोड़ेंगे और डेप्ट को रिसिप्ट को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि 19 लाख करोड़ का तुम्हारा क्या है टोटल कैपिटल रिसिप्ट है। समझ गए? तो टोटल दोनों जोड़ेंगे तो 18 लाख करोड़ तो हम मार्केट से उठाएं, और कुछ पैसा हमारा कैपिटल रिसिप्ट जो हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट वो क्या हुआ, लोन को रिकवर करके या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके। समझ गए? तो 19 लाख करोड़ तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ है। आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पे फिगर में बहुत खूबसूरती से दिखा दिया गया है तुम लोग को फिर से कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट आपका आया 26 लाख करोड़, कैपिटल रिसिप्ट जैसा भी देखे थे जिसमें 18 लाख करोड़ बाहर से लिया गया मार्केट बोरो करके, और लगभग 1 लाख करोड़ क्या है तुम्हारा लोन को रिकवर करके या डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान बना के, तो टोटल रिसिप्ट हो गया 45 लाख करोड़, और वही 45 लाख करोड़ को हमको एक्सपेंडिचर करना है, टोटल एक्सपेंडिचर इसका 45 लाख करोड़। तो जितना रिसिप्ट हुआ उतना हम खर्च करेंगे, और क्योंकि खर्च हमारा बड़ा था इसलिए हमने कर्जा लिया 18 लाख करोड़ का मार्केट बोरिंग। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत समझने में? देखो आगे देखो, अब देखो सब चीज इंपॉर्टेंट है, फिगर एक एक फिगर देखो अच्छे से। हाउ द रुपीज कम्स, कैसे रुपया आता है, पैसा कैसे आता है। जैसे मान लो कि 1 रुपया आ रहा है भारत में, तो 1 रुपया में कितना पैसा अलग अलग सेक्टर से आते हैं, तो उसको जूम करके देखो स्टूडेंट कि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जीएसटी से आता है भारत सरकार को, 17 पैसा आता है। यदि 1 रुपया आ रहा है तो उसमें 17 पैसा जीएसटी से आ रहा है। आगे देखो, आगे जाओ ना, आगे कहाँ खोल रहा है, देखो जीएसटी कितना है, 17 पैसा है। उसके बाद देखो कॉर्पोरेशन टैक्स 15 पैसा है, इनकम टैक्स भी 15 पैसा, क्योंकि मैंने जस्ट बताया ना कि कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स बहुत करीब था, बहुत करीब था ना, अभी ऊपर देखे थे ना हम लोग फिगर। उसका देखो कस्टम से 4 पैसे से आ रहे हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा आ रहा है, ठीक है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2 पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6 पैसा आ रहा है, और देखो सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है विद्यार्थी वो कहां से आ रहा है, बोरो करके आ रहा है, दैट इज 34 पैसा। यही तो मैं बोल रहा था, 34 पैसा तो हमको बोरो करके आ रहा है। क्यों? 18 लाख करोड़ है, 18 लाख करोड़ समझ रहे हो ना, यानी कि 45 लाख करोड़ का आपका बजट है, उसमें तो अधिक तो आप तो मार्केट से ही उठा रहे हो। तो बात समझे, 1 रुपया जो भारत में आ रहा है, तो 1 रुपया अलग अलग जगह से कितना आ रहा है, तो 34 पैसा जो है हमारा कहां से आ रहा है, बोरो करके आ रहा है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल को जारी करके आ रहा है। उसका जो अपना हमारा जो कमाई है, लेट से अपना, ये तो बाहर से लाए, अपना में सबसे आगे क्या है, जीएसटी है, जहां पे 17 पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेशन से भी 15 पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स से, पर्सनल इनकम टैक्स से 15 पैसा आ रहा है, तो सबको जोड़ दोगे तो 1 रुपया हो जाएगा। बात समझे? तो कोई पूछेगा तुम लोग से कि भारत में, भारत सरकार को 1 रुपया कहाँ 1 रुपया में क्या क्या चीज कहाँ से मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा वो भारत सरकार कहाँ से मिल रहा है, लाइबिलिटी में, मार्केट बोरो करके, है ना, मतलब बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। अपना जो है क्या है, सेकंड में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, थर्ड में कॉर्पोरेशन, फिर पर्सनल टैक्स। अब ये चीज तुम लोग बच्चे लोग कंपेयर कर सकते हो 2022 और 23 से। देखो इस बार कंपैरिजन भी दिया है, बहुत खूबसूरत। देखो तो पहले क्या था, पहले हम 35 पैसा बाहर से लाते थे, तो 1 पैसा रिडक्शन है। देखो वहाँ पे 22 और 23 का देखो, वहाँ पे ये कहाँ 35 पैसा लाते थे, अभी 34 पैसा ला रहे हैं, सही बात है ना। और देखो पहले हमारा जीएसटी से 16 पैसा आता था, अभी 17 पैसा आता है, आएगा या फिर, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी सेम ही है और बाकी सब रिमेनिंग सेम ही है। बात समझ गए? आगे देखो हाउ द रुपीज गो, ये तो पैसा आया, रुपी कैसे जाएगा, ये तो 1 रुपया आया हमारे पास, 1 रुपया में कहाँ से आया, ज्यादातर हमारा क्या है, लाइबिलिटी, यानी कि मार्केट बोरिंग से है, उसका जीएसटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। रुपया जाएगा कहाँ पे, देखो ये भी दुर्भाग्य की बात है कंट्री के लिए, तो जो पैसा जो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसा चला जाएगा हमारा, जाओ देख रहे हो ना, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो पैसा लिए बोरो किए थे तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, बताओ, इंटरेस्ट में 20 पैसा चला जाता है आपका, देख रहे हो ना। उसके बाद देखो स्टूडेंट, उसके बाद में मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहाँ भारत सरकार पूरी तरीके से पैसा खर्च करेगी, ठीक है ना, उसमें 17 पैसा चला जाएगा हमारा, 17 पैसा वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद देख लो, उसका तुम्हारा हाँ स्टेट का देखो शेयर ऑफ टैक्सेस, अगर उससे पहले भी तुमको स्टेट का जो शेयर, अभी स्टेट का बताया था ना, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 10 लाख करोड़ देना पड़ रहा था, तो उसको पहले उसको देख लो, उसमें 18 पैसा चला जाएगा। लेकिन पहला कंपोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट, स्टूडेंट इंटरेस्ट पेमेंट समझ रहे हो ना, जो कर्जा लिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमको 20 पैसा। उसका सेकंड कंपोनेंट क्या आया तुम्हारा कि स्टेट को जो आप दे रहे हो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, उसमें कितना पैसा चला जा रहा है, 18 पैसा चला जा रहा है। और उतना ही नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां भारत सरकार को स्कीम के ऊपर खर्च करना पड़ता है, उसमें 17 पैसा चला जा रहा है, समझे, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जानते हो ना, जहां पे भारत सरकार को पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना है, जहां पे दोनों का वो होता है 60-40 रेशियो, 90-10 इस तरह रेशियो होता है सेंट्रल और स्टेट का, तो उसमें कितना जाएगा, 9 पैसे जाएगा। तो इसको तुम लोग बढ़िया से कर लोगे, बस इसको क्रम याद कर लोगे स्टूडेंट कि हमारा पैसा सबसे ज्यादा कहां पे जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, उसके बाद स्टेट को देने में जाता है, और जो थर्ड है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लोगे तो हो जाएगा, चलेगा। यदि मान लो एमसीक्यू में आना होगा तो ये 3 काफी है, 3 याद कर लो, उधर भी रुपये कहाँ जा रहा है और रुपये कहाँ जा रहा है, रुपये कहाँ से आ रहा है, 3 याद कर लोगे तो हो जाएगा। और यही चीज यदि हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से स्टूडेंट, तो पिछले साल से कंपेरिजन कर लो जरा कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 9 पैसा ही जा रहा था, है ना, बट इसमें देखो कैपिटल इस बार सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17 पैसा जा रहा है, तो पिछले साल 15 पैसा गया था। पिछले साल देखो 17 पैसा गया था तुम्हारा स्टेट के उससे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से 17 पैसा गया था वहाँ पे, इस बार 18 पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट में पहले भी 20 पैसा ही जाता था स्टूडेंट, और इस बार भी तुम्हारा 20 पैसा ही जा रहा है। तो एक अच्छा कंपैरिजन भी होना बहुत जरूरी है, इससे हम इस चीज़ पे कंक्लूड कर पाएंगे कि कितना हम सही दिशा में जा रहे हैं, समझ गए। आगे देखो, अभी देखो ये भी बहुत खूबसूरत है, ये देखो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, जो उसमें बोले थे ना 6.4% फिस्कल डिफिसिट, बिल्कुल यही के रेफरेंस में बोले थे। देखो अब यहाँ पे समझो, कोविड ईयर आया, कोविड ईयर में भारत सरकार को बहुत मनी बहुत मोबिलाइज करना पड़ा मार्केट से, इसलिए देखो उस समय फिस्कल डिफिसिट 9.2% चला गया था। देखो ना वहाँ पे 9.2 ग्राफ कितना ऊपर चला गया, हाँ दिख रहा है ना। उसके बाद फिर हम बोले कि नो, अब फिस्कल डिफिसिट हम कम करेंगे, तो कम करके 21-22 में 6.7% ऑफ जीडीपी पे आ गए, ठीक है ना। और देखो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में अंतर होता है। अब इस बार भी हमारा बजट एस्टिमेट है ना, जो नहीं कि वो फुलफिल हो, बढ़िया सुनो क्या बोल रहे हैं, बढ़िया सुनो, यहाँ पे बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में अंतर होता है, खोपड़ी खोल सुनो अच्छे से।
उसमें क्या बोल रहे थे, जैसे मान लो हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये थोड़ी कि जो जैसा हम प्लान करते हो वैसा ही बनता है। कई विद्यार्थी प्लान करते हो ना 10 घंटा पढ़ना है, पता चला कि नहीं पढ़ पाए। सिमिलरली हम आइडियल सिचुएशन को प्लान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नीचे इसलिए लिखा गया कि देखो बजट एस्टिमेट 2022 और 23 एंड रिवाइज एस्टिमेट 22 एंड 23, यानी कि जो घटना घट गए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 खत्म हो गया तब कितना हुआ। तो हम एस्टिमेट किए थे 6.4% ही होगा फिस्कल डिफिसिट का, एस्टिमेट किए थे, रिवाइज में भी उतना ही रहा। चलो तो काफी क्लोज है, एस्टिमेट भी वही किए थे, एस्टिमेट समझ रहे हो ना, कल्पना किए थे, एक प्रेडिक्शन किए थे, और रिवाइज एस्टिमेट भी 6.4% ही फिस्कल डिफिसिट है। और इस बार हम बजट एस्टिमेट, ये जो जितना भी घटना हो रहा है फ्यूचर के लिए हो रहा है स्टूडेंट, ये जो बोल रहे हैं इतना पैसा आएगा इतना पैसा आएगा, फ्यूचर के लिए, एक साल के लिए है, समझ में आ रहा है, एक साल के लिए है। तो 6.4% से 5.9, तो ये इसमें हमें निर्मला सीतारमण का तारीफ करना चाहिए कि किस तरह, कहाँ 9.2% फिस्कल डिफिसिट था उसको गिरा के फिर नीचे ला दिया, और उन्होंने प्रॉमिस किया है पार्लियामेंट से कि 2025 और 26 तक इसको घटा के 4.5% कर देंगे। बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि इच्छा और आकांक्षा है, कंट्री डेवलप हो रहा है, कंट्री बहुत तेजी से जा रहा है, तो फिस्कल डिफिसिट तो मांगता है, पैसा मांगता है, और उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि 2025 और 26 तक क्या करेंगे, हम कम कर देंगे, 4.5 कर देंगे। आखिर फिस्कल डिफिसिट कम क्यों है? देखो फिस्कल डिफिसिट कम नहीं करोगे तो देख रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है। यदि 20 पैसा ही इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से होगा? यदि हमको कर्जा में ही पैसा चला जाता है तो हम बच्चे लोग पढ़ाएंगे कहाँ से जमीन लेंगे? बात समझ में आ रहा है? इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट कम होना चाहिए, और इंटरेस्ट पेमेंट कम होने के लिए जरूरी क्या है? फिस्कल डिफिसिट कम होना चाहिए। यदि कर्जे कम हो गया तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए FRBM एक्ट बनाया था उस समय, फिस्कल डिफिसिट नहीं बनाना है। उस समय फिस्कल डिफिसिट पता है तुमको कितना था? 14, 15 डबल डिजिट में जा रहा था। इसे बोला ये तो फ्यूचर के ऊपर बर्डन हो जाएगा, तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी को टैक्स लगा के फिर कलेक्ट करेगा वो पैसा। बात समझे ना? तो देखो ये ट्रेंड देखो, अचानक ट्रेंड जो 4.6 से अचानक जो ट्रेंड 9.2 गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है, उसका फिर घटा है 6.7, और उसका कंसिस्टेंट घट ही रहा है, ठीक है। 6.4 मतलब वो एक ही है, क्योंकि वो बजट एस्टिमेट है और तुम्हारा रिवाइज एस्टिमेट है, ठीक है। तो देखो 9.2, 6.7, 6.4 एंड 5.9, समझ में आ गया ना? तो हाँ, नीचे नहीं बताएंगे, बस फिस्कल डिफिसिट का ही ट्रेंड देखना होता है स्टूडेंट। अब बाकी मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि रेवेन्यू डिफिसिट का, देखो रेवेन्यू डिफिसिट हाँ देखना पड़ेगा। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या? देखो याद करो तुम लोग की कोविड-19 के टाइम में पीडीएस मुक्त कर दी। पीडीएस कितना लंबा लोग एंजॉय किया है पीडीएस को, सही बात है कि नहीं है? भारत सरकार के द्वारा ट्रांसफर पेमेंट भी दिया गया है ना, जनधन अकाउंट में 1000 रुपये भी दिया गया था, जिसका अकाउंट था। मिला चल जाए तुमको? हाँ, हमको नहीं मिला, नीतीश को कुछ था उसको मिला, बट उसको दूसरा भी चाहिए था, वो स्कॉलरशिप का था, याद है? देखो भूखा नंगा का देश है भारत, जितना दोगे उतना झोली फैला के बैठा रहेगा, ये भी दिक्कत है। देखते हो गरीब लोग को, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा डेरोगेटिव हो जाता है ये चीज़। किसी को आप मदद कर दिए ना, अगला दिन आपके पीछे रहेगा, और फिर फरमाइश भी शुरू हो जाता है, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, ठीक है। आपका इच्छा और आकांक्षा अपनी जगह पे है, काम करिए। हाँ, तो तब हो जाता है जब तुमसे भी सुंदर आदमी लोग भीख मांग रहा है। यदि तो कपड़ा मिला दिया जाए तुम्हारे कपड़ा में, तो तुमसे भी ड्रेसिंग पर्सनैलिटी का वो धनी आदमी है, मगर वो क्या कर रहा है? बेरोजगारी है, पैसा दो, ये नहीं होना चाहिए। देखो रेवेन्यू डिफिसिट देखो, तो क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो मदद किया 7.3% रेवेन्यू डिफिसिट चला गया, यानी कि उस समय बहुत ही भारत सरकार का स्कीम था जो कि लोगों को फायदा पहुंचता उससे। तो 7.3 बहुत ज़्यादा हो गया ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। देखो 21-22 से 4.4 पे चला आया, जैसे कि फिस्कल डिफिसिट आया उस तरह रेवेन्यू डिफिसिट भी नीचे गिरा है। उसका देखो बजट एस्टिमेट में कोमल कितना था? 3.8, मगर ऐसा नहीं हो सका। रियल एस्टिमेट कितना हुआ? रिवाइज एस्टिमेट में 4.1 हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो हम 4.1 से 2.9 की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि हमको फालतू में खर्च नहीं करना है, और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च, क्योंकि हम जितना रेवेन्यू डिफिसिट कम करेंगे उतना ही पैसा जो बचेगा वो कैपिटल में खर्च करेंगे। अब बाकी देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट में बता चुका हूं स्टूडेंट। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू डिफिसिट में वो रकम घटा दो जो स्टेट को पैसा मिला है सेंटर के द्वारा कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो देख सकते हो उसका ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्राइमरी डिफिसिट का मतलब मैं खाली मीनिंग बता दे रहा हूं। प्राइमरी डिफिसिट का मतलब क्या है कि फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट, या प्रीवियस जो भी फिस्कल डिफिसिट लिया था जिस पे इंटरेस्ट देना था उसको घटा देंगे, ठीक है। तो दो ग्राफ यहाँ पे समझना जरूरी है, एक फिस्कल डिफिसिट, एक रेवेन्यू डिफिसिट। ट्रेंड समझ रहे हो ना? देखो सिविल सर्विस पूछता कैसे सवाल है, यहाँ पे देखो नहीं हो कैसे पूछता है, ये ग्राफ से कैसे पूछेगा? बोले ओवर द 5 इयर्स फिस्कल डिफिसिट लगातार घटा है, देखो गलत हो जाएगा। ओवर द 5 ईयर का 4.6 भी आ जाएगा, फिर एक ही बार अचानक जंप किया है 9.2, एक ही बार घटा है, स्टेटमेंट गलत हो गया वो। तो इस तरह आपको 5 साल का, 10 साल का, 5 साल और 10 साल तक का याद करना पड़ता है, या रिसेंट ईयर्स में वही 5 साल ही हुआ रिसेंट ईयर्स, समझ गए? आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डिफिसिट। आखिर ये फिस्कल डिफिसिट आया कहाँ से? तो थोड़ा जूम करके देख लो इस चीज़ को अच्छे से कि मार्केट बोरोइंग। अब मार्केट बोरोइंग GSEC यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जानते हो ना कितना साल तक हो सकता है? 1 साल से लेकर 40 साल तक के लिए हो सकता है ना। और ट्रेजरी बिल हम जानते हैं, ट्रेजरी बिल तुम्हारा 365 दिन तक का हो सकता है मैक्सिमम। तो वो जारी करके यानी कि मार्केट बोरिंग करके भारत सरकार कितना पैसा बटोरी है? तो 12 लाख करोड़ का। देख रहे हो ना, 1 2 3 0 9 1 1 दिया गया, इसका मतलब 12 लाख करोड़। आगे बढ़ गए हम, देखो वहाँ पे उसको दिखाओ, पहला वाला फिगर देखो। हाँ, ये क्या है तुम्हारा? 12 लाख करोड़ का। समझ में आया 12 लाख करोड़ कैसे आया है? देखो वहाँ पे, ठीक है, समझिए 12 लाख करोड़ लास्ट का देख रहे हैं। उसका देखो सेविंग अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। क्या होता है स्मॉल सेविंग्स? जितने भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा तुम खोलते हो ना अपना स्कीम वगैरह सब, बूढ़े लोग के लिए हो गया, ओल्ड एज वाले लोग के लिए होता है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है। बूढ़े लोग के लिए खोलोगे तो 7% 8% से ब्याज मिलता है। बच्चे लोग के लिए कन्या समृद्धि योजना कई बार बता चुके हैं, उस पर खोलोगे तो तुमको बहुत अच्छा ब्याज मिलेगा ताकि बच्चा लोग फले और फूल, ठीक से। तो अब देखो भारत सरकार ऐसे अकाउंट से यानी कि ऐसे सेविंग से भारत सरकार कितना उठाती है? लगभग 5 लाख करोड़, 47 है ना ऐसा कुछ, उसको 5 लाख करोड़ ले लो।
तो समझ गए मार्केट से कितना उठाया भारत सरकार ने 12 लाख करोड़ का, और जो इस तरह का जो स्मॉल सेविंग्स है जो कि बूढ़े लोग के लिए होता है, बच्ची लोग के लिए होता है, वहाँ से कितना उठाया 5 लाख करोड़ का। हाँ, स्टेट प्रोविडेंट फंड से भी भारत सरकार उठा सकती है और उठाया है लगभग 2 लाख करोड़ का, देखना है स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है ना। और जो इंटरनल डेप्ट है या पब्लिक अकाउंट का और भी बहुत सारे हो सकता है, उससे लगभग कितना उठाया है 5 लाख करोड़। और एक्सटर्नल डेप्ट बहुत है 22,000 है, इसलिए कहते हैं कि हमारा जो सॉवरेन डेप्ट है बहुत कम है। हाँ, बोलते कि नहीं बोलते, हमारा सॉवरेन डेप्ट बहुत कम है। बाहर से जो कर्जा लिया देखो ना, ओनली 22,000 करोड़ का है। बात समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? बाहर से जो कर्जा लिए है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कर्ज लिए है, या फिर हम जापान से लिए है, यूनाइटेड स्टेट से लिए है। सॉवरेन कर्जा कैसे ले सकते हैं? 2 तरीके से ले सकते हो आप। भारत सरकार कैसे कर्जा ले सकती है? या तो डायरेक्ट जापान से ले लिया सॉवरेन कंट्री से, या फिर IMF से ले लिया। तो देखो इसमें हमें फक्र होना चाहिए कि खाली 22,000 करोड़ का लिए है, बाकी सब अपना इतना बड़ा विशाल देश तो बहुत बड़ा है ना, बहुत तरीका है हमें पैसा मोबिलाइज करने का, समझे। तो ओनली 22,000 करोड़। ये देखो देखता है पाकिस्तान का मैच नहीं करेगा हमारे यहाँ। पाकिस्तान का क्या हालत है? हर समय न्यूज़ में पाकिस्तान चल रहा है, क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट बर्बाद, इंपोर्ट कवर नहीं है, इंपोर्ट कवर वही फ्यू वीक्स के लिए, जो 2-3 वीक्स के लिए बचा हुआ, ये हालत है। और जा रहा है वहाँ सऊदी अरब मांगने के लिए और बोला कि इस बार भी हम मनवा लिए सऊदी अरब से, कुछ पैसा देगा हमको। ये हालत है PM का, ये हालत है उसका शरीफ का, समझे। अब देखो तो फिर से मैं इसको कर देता हूँ, इसको समझोगे तभी ग्राफ को समझोगे। तो मार्केट बोरोइंग हमने कितना किया स्टूडेंट? 12 लाख करोड़ का किया। स्मॉल सेविंग का वहाँ से हमने कितना बोरो किया? 5 लाख करोड़ किया। और भी स्टेट के प्रोविडेंट फंड से वहाँ से हमने 2 लाख करोड़ का किया। कितना है? सॉरी 20,000 है, अच्छा सॉरी 20,000 किया। और जो तुम्हारा इंटरनल डेप्ट और पब्लिक अकाउंट है वहाँ से हमने कितना किया देखो तो, हाँ 55,000 करोड़ किया। और जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो मात्र हमारा 22,000 करोड़ का है। तो कहने का मतलब जो बोरोइंग जो हो रहा है उसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो मार्केट बोरोइंग है या फिर स्मॉल सेविंग्स है। सही बात है कि नहीं है? और यही दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 17 हो जाएगा। और कितना हमें टोटल लिए हम? 18 लिए ना, 18 19 समथिंग 18 लिए थे ना। तो एक तुम्हारा 1 लाख करोड़ तुम्हारा स्टेट प्रोविडेंट फंड को जोड़ के, इंटरनल डेप्ट और पब्लिक अकाउंट को जोड़ के और एक्सटर्नल डेप्ट को जोड़ के तब 1 लाख करोड़ हुआ। अब तुम लोग का एक सवाल होना चाहिए यहाँ से, तुम्हारे बिहार में हम पूछते हैं तुमको कि आखिर भारत सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, तो भारत सरकार तो 18 लाख को पूरी तरीके से वो मार्केट ही बोरो कर सकता है, क्योंकि तंत्र बड़ा है भारत। और भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत तो 18 क्या हो तो 50 लाख करोड़ भी मार्केट से बोरो कर सकता है। तो भारत सरकार को आखिर स्मॉल सेविंग से बोरो करने की क्या आवश्यकता है, जरा बताओ हमको। अरे तो उसके ऊपर तो लाइबिलिटी ज़्यादा है। यदि सुनने वाली बात है, यदि भारत सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा लेती है तो उसको तो इंटरेस्ट और ज़्यादा देना पड़ेगा भारत सरकार को। देखो ये बात समझ लो, ये बात समझ लो कि जो मार्केट से जो बोरो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कम लगता है, मगर जो स्मॉल सेविंग से जो हम बोरो करते हैं उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो भारत सरकार तो उल्टा कर रही है यहाँ पे। हाँ बोलो। ठीक है, बुद्धि नहीं है, बोल चुके थे एडिटोरियल से, बोल चुके थे। फिस्कल स्पेस जानते हो ना, फिस्कल स्पेस कुछ होता है ना। भारत सरकार को कितना बोरो करना चाहिए? 3.5 + 3.5 3.5 3, जितना आपका टोटल GDP है उसके हिसाब से आप 10% ही आप बोरो कर सकते हो मार्केट से। याद आया? कुछ बताया था एडिटोरियल में कई बार। 3.5% स्टेट कर सकता है, फिस्कल स्पेस बता रहा हूँ, और 3.5 सेंटर कर सकता है, और 3 तो प्राइवेट को देना पड़ेगा ना। यदि मान लो कि मार्केट से ही उठा लिया 18 लाख करोड़, तो प्राइवेट को कहाँ से पैसा मिलेगा? फिर प्राइवेट को मिलेगा कहाँ से? अब मार्केट से उठाने का मतलब होता है बैंक से भी उठाना, मार्केट से उठाने का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी उठाना। अभी बताया था ना, वहाँ पे था कि नहीं था? तो फिर जब तुम ही उठा लिया, भारत सरकार ही उठा लेगा, तो फिर प्राइवेट प्लेयर को कहाँ से पैसा मिलेगा? और प्राइवेट प्लेयर को पैसा मिलना बहुत जरूरी है देश के तरक्की के लिए। तो यही डेलिबरेट रीजन है यहाँ पे कि भारत सरकार बचती है, इतना उठाने के बाद भी कुछ स्पेस छोड़ देती है। और वो स्पेस किसके लिए छोड़ा गया है? ताकि प्राइवेट प्लेयर उठा सके। अदरवाइज फिर लोन बहुत महंगा हो जाएगा, नहीं तो पैसा कम है और लोग बैठा हुआ है लोन लेने के लिए, प्राइवेट प्लेयर लोग। बात समझे? प्राइवेट प्लेयर लोन लेने के लिए बैठा हुआ। अब भारत सरकार बहुत ज़्यादा चंग में उठा ली है और कम ही लोन बचा हुआ है, तो प्राइवेट प्लेयर के लिए तो महंगा हो जाएगा वो लोन, तो वहाँ से क्राउड आउट हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्राउड आउट। लिख लो वर्ड सब, ये क्राउड आउट, समझ गया ना? बिल्कुल, ये रीज़न एक्चुअली, ये रीज़न। हाँ, तो जो स्मॉल सेविंग से भारत सरकार यदि पैसा उठाती है स्टूडेंट, तो इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि भारत सरकार बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम 5 लाख करोड़ उठा रहे हैं स्मॉल सेविंग से, बट हम इंटरेस्ट देंगे, बच्चे को इंटरेस्ट देंगे, बूढ़े को इंटरेस्ट देंगे, और इससे मेरा साथ सोशल वेलफेयर वाला भी चलेगा। अब ये समझ लेना कि सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। जितना भी पब्लिक अकाउंट होता है विद्यार्थी, पब्लिक अकाउंट पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट से आराम से भारत सरकार बोरो कर सकती है, ये चीज टू बी नोटेड। समझ में आ गया नीचे? तो भारत सरकार कितना उठा रही है, मार्केट बोरो कितना कर रही है तुम्हारा? 12 लाख करोड़ का। स्मॉल सेविंग से कितना ले रही है? 5 लाख करोड़, जो कि मेजर कंपोनेंट है। अब यही चीज़ हम ग्राफ में समझेंगे। इस ग्राफ में समझेंगे कैसे बढ़ा है। तो देखो ये जो फिगर लगातार ऊपर टच कर रहा है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि मार्केट बोरोइंग एक समय है ना, अभी देखो बढ़ते ही चला जा रहा है, एक समय कम भी था। अब वो देखोगे सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स भी दिखाया गया है और मार्केट बोरोइंग भी दिखाया गया। तो मार्केट बोरोइंग देखो एक समय इससे भी ज़्यादा था, इसमें से देखो 20 और 21 में, 20 और 21 देख रहे हो कोविड का ईयर था, तो देखो उस समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था मार्केट बोरोइंग। फिर अचानक 21-22 में वो ग्राफ गिर गया। देखो ग्राफ गिरा है, बुझ नहीं आ रहा है तुम लोग कुछ भी? ये देखो ग्राफ अचानक गिर गया नीचे, ठीक है ना? ग्राफ गिर गया, फिर ग्राफ उठा, फिर मार्केट बोरो किया हम लोग बजट एस्टीमेट के हिसाब से, रिवाइज बजट के हिसाब से भी हुआ था, और अभी फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा। क्यों? आप कहोगे कि अभी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अभी हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इसलिए ज़्यादा ही है। बात समझे? समझ में आ गया कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है? दूसरा देखो स्मॉल सेविंग्स देखो, स्मॉल सेविंग एक टाइम में 2021 और 22 में बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा कम हुआ है, बट इस बार बजट एस्टीमेट थोड़ा बढ़ा है। मगर हाँ याद करो, निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में क्या बोला था कि जितने भी स्मॉल सेविंग से हम पैसा लेंगे वो FCI के लिए तो खर्च नहीं करेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए।
कि वो पहले क्या होता था तो वो पैसा भी यहाँ पे यूज करके पीडीएस दिया जाता था, उस चीज़ को लेकर नहीं, वो आप खर्च नहीं करेंगे, दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं, बट हम पीडीएस के लिए खर्च नहीं करेंगे। ऐसा इस बार का बजट में, पिछले बजट में उन्होंने दे दिया था, कमिटमेंट दे दिया था। ठीक है, समझ गए ये ग्राफ? इस ग्राफ में तुमको क्या सीखने को मिला विद्यार्थी? तुम्हें ये सीखने को मिला क्या ट्रेंड है हमारा, मार्केट बोरोइंग का क्या ट्रेंड है। ठीक है, जो घटा था फिर बढ़ रहा है क्योंकि हमको चाहिए पैसा। दूसरा क्या है, 2021 और 22 में बहुत ज़्यादा ही सेविंग्स से, स्मॉल सेविंग्स से हमने पैसा लिया था और वो घटा है, बट अभी लग रहा है कि थोड़ा फिर बढ़ेगा वो। ये है, समझ में आ गया ना? घटने का मतलब क्या, 21-22 के कंपेयर में देखो ना, नीचे घटा है, रिवाइज एस्टीमेट 22 और 23 में भी घटा है वो, और इस बार बढ़ा है। आप देखते हैं कि पूरा साल बीत जाएगा, जब 2022 और 23 और 24 हो जाएगा फिर हम देखेंगे ये ग्राफ, फिर रिवाइज एस्टीमेट हो जाएगा तो उस समय देखेंगे कितना हुआ है। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला जो चीज़ है कि इसमें तुम्हें समझना है कि जीडीपी का, अब इसमें जीडीपी क्या है स्टूडेंट, देखो इसमें नीचे देखोगे डायरेक्ट टैक्स। देखो भारत सरकार को जीडीपी का कितना रकम डायरेक्ट टैक्स से आता है और कितना रकम तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स से 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी आपका जो कितना जीडीपी है आपका, आप एस्टिमेट करके बैठे हो कि 300 लाख करोड़ का होगा आपका, है ना, या फिर अभी देखो 270 लाख करोड़ का है ना हमारा जीडीपी, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, 6% ऑफ जीडीपी, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है तुम्हारा 5.1%। बात समझे, और टोटल जोड़ोगे तो कितना हुआ 11% डेसिमल कह सकते हो, 11%, यानी कि टैक्स जो है चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों को जोड़ोगे तो 11% जीडीपी का कमाई हो रहा है टैक्स से। बात समझ गए ना? देखो यहाँ पे एक आएगा वर्ड, बताओ ये ट्रेंड अच्छा है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स कम है, ये ट्रेंड अच्छा है कि खराब है? कोमल बताओ तो, ये जो ट्रेंड जहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारे कंट्री के लिए बेटरमेंट है या फिर खराब चीज़ है? बेटर क्यों? हाँ वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल इसलिए मैंने पूछा है। हाँ, और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है। क्यों डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है? अरे भाई हम कमाएंगे तभी ना देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो हम भी पार्ले जी बिस्किट खाएंगे तो उतना ही जीएसटी देना पड़ेगा जितना अमीर आदमी खाएगा, तो क्या फायदा, फिर क्या हुआ फायदा? अंबानी ये बताओ, अंबानी भी मैगी 10 रुपये में खरीद खा सकता है और यहाँ जी कुमार को भी 10 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, जी कुमार और अंबानी के बीच में कितना अंतर है। मगर डायरेक्ट टैक्स देखो तो डायरेक्ट टैक्स में जी कुमार 1 रुपया नहीं देगा भारत सरकार को, मतलब डायरेक्ट तो नहीं देगा, इनडायरेक्ट तो दे ही रहा है, डायरेक्ट नहीं देगा, मगर अंबानी डायरेक्ट बहुत देगा। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स क्या प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स जितना लगे उतना बेटर है, बट इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि याद करो 1991 का रिफॉर्म्स, 1991 का रिफॉर्म जो था ना, उसमें ये बात कहा गया था मनमोहन सिंह के द्वारा या फिर नरसिम्हा राव जो बैठे हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इसी रीजन को पाना है। इसी रीजन को पाने का मतलब क्या है कि जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्स कम हो, मगर ये हम 10 साल तक नहीं पा पाए, बहुत जद्दोजहद किए, मगर थैंक्स टू मोदी जी जैसे ही आए 2 साल को छोड़ के बाकी हर साल तुमको नजर आएगा, 2 साल को छोड़ के बाकी हर साल तुमको नजर आएगा, उसको पकड़ के फेंक देना उसको। बात समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे कैसे ट्रेंड गया, देखो कौन सा वो 2 साल था जहाँ पे ऐसा हुआ है स्टूडेंट, तो उस साल को पहले आइडेंटिफाई करना होगा तुमको। यहाँ पे देखो 16-17 2016-17 देखो, उसमें 5.5% डायरेक्ट टैक्स था, और देखो इनडायरेक्ट टैक्स 5.6 है, आया ना वो साल? देखो अच्छे से देखो, वहाँ पे ध्यान देना है, हो गया वहाँ पे ध्यान दो। उसका देखो उसके बाद कहाँ पे हुआ है, एक तो देखो 16-17 का, तुम्हारा 16-17 का एक एक्सेप्शनल, ठीक है, और उसके बाद देखो दूसरा कहाँ पे, पता करो जल्दी से, वेरी गुड 20-21 देखो 4.8 डायरेक्ट टैक्स था, 5.5 था। मैं ये 2 साल को छोड़ दोगे तो बाबू देखोगे ना तो ट्रेंड अच्छा ही है, बहुत खूबसूरत ही ट्रेंड है 2013-14 से देखेंगे तो, अब मोदी जी 14-15 में आए हैं तो वहाँ तुम देख सकते हो। बात समझे? तो कंट्री बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, ये अच्छा संकेत है हमारे कंट्री के लिए, समझ में आया? तो देखो अब तो ये समझ में आ गया कि 2 साल एक्सेप्शनल ईयर हुआ, मगर इसका ट्रेंड देखो किस तरह तुम्हारा गया है। 10.1% जीडीपी का हम टैक्स से कमा रहे थे, सही बात है ना? मैं कोई बढ़ा नहीं है, बताओ 10 से तुम कितना बढ़ा, 11 बढ़ा है, और कितना बढ़ा है तुम 10 साल में तुम्हारा कितना बढ़ा है? 10% तुम्हारा जीडीपी का टैक्स से आता था, अभी तुमको 11% आया, तुम बढ़ा कहाँ पे फिर? और यहाँ पे हम पीछे कर जाते हैं। जो हमारा पीयर इकोनॉमिक्स है, जैसे पीयर इकोनॉमिक्स जो हमारे लाइक इकोनॉमिक्स है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या फिर डेवलप कंट्री में तो 25 से लेकर 30% है जीडीपी का टैक्सेस, हमारे कंट्री में ओनली 11% है। समझ में आ रहा है? यहाँ हमें बढ़ाना होगा, टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाना होगा, मगर ऊपर से राहत मिल रहा है, तो थोड़ा सा तो 24 का इलेक्शन का भी तो ध्यान देना है हमें। और एट द सेम टाइम देखो इलेक्शन अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम भारत सरकार ऐसा कर रही है तो सोच समझ कर रही है। भारत सरकार भले ही टैक्स ना ले, मगर आदमी के जेब में पैसा दे देगा एक्स्ट्रा ना, लेकिन एक्स्ट्रा ही पैसा देना हुआ, यदि 7 लाख तक हम राहत दिए हैं तो जो इसका टैक्स जो लगता है कुछ पैसा बचा ना, खाएगा ना कुछ, जो खाएगा तो मार्केट चलेगा उससे। बात समझे? तो कोई पूछेगा तुम लोग से, बचा लोग तुम लोग पूछेगा कि 10 साल में आपका जीडीपी का कितना रकम टैक्स से आया है, तो बोलना कि 10 से 11% आया है, उससे ज़्यादा तो नहीं आया, 10 साल का ही है। ट्रेंड देख लो वहाँ पर। और ये तो हो गया तुम्हारा सेंटर का, ये हो गया सेंटर, ये सेंटर का टैक्स कलेक्शन है। यदि मैं सेंटर और स्टेट दोनों को जोड़ दूँ तो कितना होगा कॉमन परसेंटेज? दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो 11% हो गया ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 16 से लेकर 17%, लिख लो वहाँ पे 16 से लेकर 17% सेंटर और स्टेट दोनों को जोड़ के, समझ गए, जीडीपी का टैक्स कलेक्शन। और यहाँ पे देखो, समझ गया ना? हाँ वो जोड़ देना क्योंकि वो सेंटर का ही दिया गया है, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि स्टेट का भी जोड़ेंगे तो कितना होगा। और वो भी ट्रेंड वही रहा है, जो 16-17 क्या बोले, कितना बताएं? हाँ 60-70 बोले, यही ट्रेंड रहा है 10 साल में, यही ट्रेंड है। जब सेंटर का वही ट्रेंड, स्टेट का भी वही ट्रेंड रहेगा, 10 साल से लगभग वही है। अब देखो ये चीज़ बता चुके हैं। देखो यहाँ पे दूसरा फिगर देखो कि नेट सेंटर टैक्स कलेक्ट कितना है, देखो 23 लाख करोड़ आया था ना सेंटर का, अरे बताए थे ना 23 लाख करोड़, जहाँ पे 10 लाख करोड़ दे दिया था सेंटर ने उसको, स्टेट को, है ना। उसके बाद देखो ये चीज़ बता चुके हैं, बस ग्राफ में दिया गया है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 3 लाख करोड़ का, दोनों को जोड़ेंगे 26 लाख करोड़ हो जाएगा ना, 26 लाख करोड़, यस। और नॉन डेप्ट कैपिटल कितना? 0.8। ये कंपेरिजन किया गया है, देखो
22 से 21-22 से कंपेयर कर लो। 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 18 लाख करोड़ सेंटर का टैक्स रेवेन्यू था। तो वो बजट एस्टिमेट रिवाइज बजट किए, रिवाइज एस्टिमेट किए 22-23 में, तो 18.1 से 21 हुआ। 20.9 है तो 21 कह सकते हैं हम उसको, तो बढ़ा है अनडाउटली। यानी कि बजट एस्टिमेट जितना किए थे उससे बेटर ही हमारा हुआ है, 10.9 हुआ है। और इसलिए इस बार हम ज़्यादा ही एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जो सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगा, 23 होगा। इसलिए इस हमने ज़्यादा किया है, क्योंकि जो बजट एस्टिमेट 22-28 का आपने 19.3 किया था, जब रिवाइज एस्टिमेट हुआ तो आपका 20.9 आया, तो उस आधार पर हम प्रोजेक्ट किए कि हमारा इस बार 23 लाख करोड़ कम से कम आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू सेंटर का, समझे ना। उसी तरह देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो कितना है, 3 लाख करोड़ का है, और ये भी निरंतर बढ़ा है। तो उस समय हम एस्टिमेट किए थे 2.7, लगभग 2.6 हुआ, बराबर। इस बार हमें क्या एस्टिमेट करेंगे, 3 होगा। उससे पहले देखो, उससे पहले हमारा बहुत अच्छा था, 21-22 का कोमल देखोगे तो 3.7 था वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, कितना है, 3.7 था। अब देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू याद है तुम लोग को, जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का ही बात था ना, था ऐसा बात। हाँ, कैपिटल में क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, हाँ सॉरी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, हाँ ग्रांट्स वगैरह। तो देखो उस समय बेटर था। तो ये भी ट्रेंड जानना जरूरी है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का ट्रेंड क्या रहा है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का ट्रेंड देखो 3.7 था, उसके बाद 2.6 हुआ, उसके बाद 3 हुआ। 2.7 हटा देंगे क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट था, उसको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, समझे। और उसके बाद देखो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो 0.4 है, 0.8 है, 0.8 है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बड़ा वाला ग्राफ है, दैट इज नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, वो लगातार बढ़ा है अभी। देखो ना वहाँ पे यदि कंपेयर कर ले, हम 19-20 से भी कंपेयर कर ले तो 13.6, 14.3, 18.1, 20.9, 23.3। तो कहने का मतलब हमारा जो नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू वो लगातार 4-5 साल में बढ़ा है। ट्रेंड समझ गए ना, ऊपर का नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो नीचे का ही पूछेगा। देखो अब समझो यहाँ पे, तो अब भारत सरकार कितना, अब ये तो हो गया तुम्हारा क्या चीज़ का हो गया, कहाँ से रिसिप्ट आया। एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, यहाँ पे ट्रेंड दिया गया है कि भारत सरकार कितना खर्च करेगी, 10 लाख करोड़। दिखा तुमको फिगर 10000961 है ना, यानी कि 10 लाख करोड़ भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट बनाने के लिए खर्च करेगी इस बार, ठीक है। ग्रेड एड कहाँ से मिला, बाहर से एड मिला ना, ग्रेड इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ, यानी कि उसको जो दिया स्टेट को दिए थे, जहाँ पे घटाए थे ना हम लोग, अरे घटाए थे स्टेट को जो दिया पैसा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट स्टेट को ही मिला है 3 लाख करोड़ का, यानी कि 3 to 4 लाख करोड़ का हो गया। दोनों को जोड़ दो तो भारत सरकार कितना तुम्हारा इफेक्टिव, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भारत सरकार जो खर्च कर रही है, स्टेट को कितना दे रही है, तुम्हारा 3 to 4 लाख करोड़ भी दे रही है। दोनों को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव मतलब जहाँ पे दोनों का ही जुड़ जाएगा, सेंटर कितना 10 लाख करोड़, स्टेट को कितना दिया गया ग्रांट्स क्रिएट करने के लिए 3 से 4 लाख करोड़, दोनों को जोड़ोगे तो इफेक्टिव कितना होगा, वही हाँ 14 लाख करोड़ कहते हो, ठीक है ना, 137 है तो 14 लाख करोड़। अब यही ट्रेंड हमें इसमें देखना है, फिगर में देखना है स्टूडेंट। देखो क्या गजब, देखा तूफान मचा दिया मोदी गवर्नमेंट ने, देख रहे हो ग्राफ, देखो बच्चे लोग ग्राफ देखो तुम लोग। 15-16 में केवल हम 2.5 लाख करोड़ दे रहे थे, 2.5 लाख करोड़ दे रहे थे, देखो ना अभी 10 लाख करोड़ हो गया। बात समझ में आ रहा है कुछ भी तुम लोग को, इतना ह्यूज हिम्मंगस जंप है 5 साल के अंदर। और इसका श्रेय किसको जाता है, कौन सा प्रोग्राम जाता है बताओ, नेशनल पाइपलाइन जो था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो बनाया था 2019 में, उसमें ये बात कहा गया था कि आने वाले समय में हम 10 लाख करोड़ देंगे, और बिल्कुल इस बार के बजट में हमको देखने को मिला है। ये बहुत ही कंट्री के लिए फख्र की बात है, कहाँ से कहाँ उठ के दिया है। देखो ना 2.3 से लेकर एक ही बार हम दिए, 2.5 से एक ही बार 10 लाख करोड़ दिए हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। देखो ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, देखो वो भी अच्छा हुआ है, कहाँ 1.3 लाख करोड़ दिया था, देखो अभी 3.7 दिए हैं। तो कोई पूछेगा ट्रेंड तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो कहोगे कि जंप ही नहीं, क्वांटम जंप है, ठीक है, बहुत बड़ा जंप है ये। देखो ट्रेंड, इसलिए देखो ट्रेंड देखो इससे जा रहा है, उठा है ट्रेंड डायरेक्ट ग्राफ में, बात समझ में आ गया ना। तो दोनों को जोड़ दो स्टूडेंट, दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारत सरकार पूरा कितना दे रही है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रही है, प्लस स्टेट को भी ग्रांट दे रही है ताकि कैपिटल क्रिएट कर सके। तो देखो 13.7 लाख करोड़, समझ गया ना, कोई दिक्कत है समझने में, चलो वेरी गुड, ओवर द पीरियड बढ़ा। तो देखो ये मैं तुमको बता चुका हूँ, ये बताऊंगा नहीं, जितना ही पढ़ाया हूँ, कहाँ से क्या क्या पैसा आया है वो है, जाकर तुम लोग खुद समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, नहीं भी समझो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक जितना समझ गया हो गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स टू यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, देखो उस दिन हम करिए थे, बोले थे ना कि यहाँ पे पंचायती राज का वो हो रहा है, अर्बन का हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऊपर से पैसा छोड़ा गया इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है बिहार सरकार करेगा यहाँ पे इलेक्शन, और फाइनेंस कमीशन के द्वारा हो रहा होता है। देखो कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, जस्ट अभी बोले थे तुम लोग को कि इतना पैसा आया, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, उसमें 10 लाख करोड़ डिवोल्यूशन में चला गया 41% के हिसाब से, है ना। वहाँ पे देखो तो यहाँ तुमको दिख रहा होगा बजट एस्टीमेट 2023 और 24 के हिसाब से 10.21 लाख करोड़ राज्य को चला जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से 41%, ठीक है। और अलग अलग ईयर का भी दिखाया गया है। देखो 21-22 में कितना गया था, लगभग 9 लाख करोड़ गया था, ठीक है, फिर घट गया तुम्हारा इसमें, नहीं घटा था बट फिर बढ़ गया तुम्हारा, यदि रिवाइज एस्टीमेट करे उसमें 9 देखो उसका कोई मतलब नहीं है, 8.17 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बजट एस्टीमेट था, वो हट जाएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो हट जाएगा वहाँ से, बात समझ में आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो हट जाएगा क्योंकि बजट एस्टीमेट खत्म हो गया वो बात। अब इस बार कितना, यानी कि 8.9, यानी कि 9, 9.48 और 10.1, ये भी हमारा ये भी अच्छा संकेत है कि स्टेट को पैसा दिया जा रहा है। अब देखो अदर स्कीम्स रिलेटेड एंड अदर ट्रांसफर, अब ये तो हो गया कि राज्य को मिल गया, है ना, 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, मगर राज्य को और भी स्कीम के द्वारा पैसा जाता है, जैसे होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सब होता है कि नहीं होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएगा, दोनों स्कीम में जाता है। तो उसमें कितना है, 6 से 7 लाख, यानी कि हम कह सकते हैं 7 लाख करोड़ तुम्हारा चला जाएगा स्कीम सब के लिए, भारत सरकार का पैसा तुम्हारा 7 लाख करोड़ चला जाएगा। उस समय देखो, उस समय जो हाउ रुपीज गोज में बताए थे ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाएगा, तो देखो वहाँ पे लगभग तुम्हारा 6 से 7 लाख करोड़ वहाँ चला जाएगा। और फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, याद करो ये ग्रांट्स इंपॉर्टेंट था ना, ग्रांट मतलब हेल्थ केयर ग्रांट्स दे दिए कुछ,
कुछ आपका पंचायती राज के लिए ग्रांट्स दिए थे, इस बार दिया कि नहीं दिया गया? स्टेट को लोकल गवर्नमेंट के लिए ग्रांट्स दिया गया, हेल्थ के लिए ग्रांट्स दिया गया, तो वो सब ग्रांट्स और भी बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं, सबको जोड़ोगे तो लगभग तुम्हारा 1.65 लाख करोड़ दिया है। तो सबको जोड़ दोगे स्टूडेंट तो तुमको पता चलेगा कि स्टेट को मिल कितना रहा है। एक तो वित्त फाइनेंस कमीशन का डायरेक्ट यदि डिवोल्यूशन करे, नेट प्रोसीड को डिवोल्यूशन करे तो 10.21 लाख, तो 10.21 करो प्लस जो स्टेट को जो मिल रहा है तुम्हारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, वो 6.76 है, और एक तुम्हारा जो ग्रांट्स है जहाँ पे हम हेल्थ पे बात करते हैं, जहाँ पे हम लोकल गवर्नेंस का बात करते हैं, वहाँ पे 1.65 मिला है। तो सबको जोड़ दोगे, लगभग जोड़ दो, 10 + 7 कितना हुआ? 17 हुआ, 17 + 2 जोड़ दो 19, लगभग में चलना है। 19 लाख करोड़ बाबू ऊपर से दे रहा है। उसके बाद भी राज्य समझ गए, ये था पहला मॉडल।